फाइनली डॉट 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 आज हम शुरू करने वाले हैं काइनेमेटिक्स। आप कहो सर हाँ बताओ काइनेमेटिक्स क्या है, और लगे हाथ ये भी बता देना कि डायनेमिक्स क्या है। हमें पिछले साल से ये कंफ्यूजन चल रही है कि काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स में क्या फर्क है। ठीक है, दूसरी बात, काइनेमेटिक्स में आज हम शुरू क्या करेंगे, मोशन इन 1D। अब सबसे पहले जो बेसिक बातें मैंने बोर्ड पे लिखी है, काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स, मोशन, 1D, इन सारी चीजों में क्या फर्क है, इनका मतलब क्या है, पहले हम ये देखेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आप बताओ काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स, इनका फर्क तो आप बाद में बताओगे, पहले आप यही बताओ मोशन क्या है। सर कोई चीज चलती हो मोशन है, और नहीं चले तो क्या वो मोशन नहीं है। हाँ सर पता नहीं चल रही है नहीं चल रही, क्या ये रिलेटिव है या एब्सोल्यूट है। रिलेटिव और एब्सोल्यूट में क्या फर्क है, जैसे आपने बचपन से एक एग्जांपल देखा होगा, आप मान लो ट्रेन में बैठे हो, आगे जा रहे हो, ठीक है, पेड़ पे बैठा बंदर वो ये सोच रहा है कि ये आदमी आगे जा रहा है, और आपको ऐसा लग रहा है कि जो बंदर पेड़ पे बैठा है वो पीछे जा रहा है, लेकिन वास्तविकता में सही कौन है, आप या बंदर। कोई बात नहीं, जो भी सही है जाने दो, ये तो हमारा व्यक्तिगत मामला, हम समझ लेंगे। सर हम नहीं मान सकते कि बंदर सही है, हम ही आगे जा रहे थे, हमारा यही मानना है कि वो पीछे जा रहा था, क्योंकि वो बंदर है ना बेचारा, उसे तो पता नहीं चलेगा आप क्या पढ़ रहे हो, वो तो स्कूल जाता नहीं है। चलो अब ये बताओ सर सबसे पहले काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स में फर्क क्या है। तो देखो मैं आपको बताता हूं काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स में फर्क क्या है, एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो एक गाड़ी 100 की रफ्तार से आगे जा रही है, कितने की रफ्तार से, 100 की रफ्तार पे, तो माई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इज कि वो 100 की रफ्तार से आगे जा रही है। अब मैंने लिख लिया u इज इक्वल टू 100 किलोमीटर पर आवर, u की वैल्यू लिखी हमने, मतलब u का मतलब इसकी रफ्तार एट t इज इक्वल टू 0, इसका मतलब यही होता है। देखो 100 किलोमीटर पर आवर u है, मतलब इनिशियल स्पीड है, t इज इक्वल टू 0, इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि गाड़ी मैन्युफैक्चर ही रफ्तार में हुई है, मतलब दौड़ते हुए पैदा हुई है गाड़ी, आज मैन्युफैक्चर हुई अपने आप दौड़ने लग गई, ऐसा नहीं है। टी इज इक्वल टू 0 का मतलब है गाड़ी यहां से गई, मैं इस पॉइंट पे बिल्कुल स्टॉप वॉच लेके तैयार हूं, जैसे गई टाइम स्टार्ट्स नाउ, टी इज इक्वल टू 0। हमने ऑब्जर्व करना शुरू किया टी इज इक्वल टू 0 से, इसके पहले का इतिहास इसका कुछ और हो सकता है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है क्या है। तो चलो अब समझते हैं, एक गाड़ी 100 की रफ्तार से जा रही है, माई पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इज u हो गया 100, मान लो आफ्टर t इज इक्वल टू 5 मिनट्स, एट t इज इक्वल टू 5 मिनट्स, उसकी जो रफ्तार है मान लो v हो गई 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ये था, u 100 है, v 80 है, टाइम 5 मिनट लगे, तो इस दौरान क्या हुआ होगा, मतलब मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि उसने रफ्तार कम क्यों करी, कोई सड़क क्रॉस कर रहा था, क्या है क्या नहीं है। u की वैल्यू 100 है, चाहे वो गाड़ी टाटा की हो, महिंद्रा की हो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, वो डीजल की है पेट्रोल की, मुझे इससे भी लेना देना नहीं है, चाहे कोई धक्का मार के चला हो, चाहे ढलान से नीचे उतर के आ रहे हैं, कौन सा फोर्स लग रहा है उसमें कोई लेना देना नहीं है, बस गाड़ी चल रही है, दैट्स ऑल, खत्म। तो u की वैल्यू कितनी आई 100, v की वैल्यू कितनी आई 80, टाइम कितना लगा 5 मिनट, मेरी इच्छा बस इसी में है। यानी कि काइनेमेटिक्स की जब भी आप बात करोगे, आप क्या कहोगे कि कॉज से कोई, थोड़ा इसको बड़ा करके लिखते हैं, आप लिखोगे कॉज से कोई लेना देना नहीं है, फुल स्टॉप। अब आप बात करोगे डायनेमिक्स की, मान लो मैंने एक पार्टिकल है रिलीज कर दिया, नीचे गिर गया, क्यों गिरा, उसके पीछे जिम्मेदार कौन था, कौन सा फोर्स लगा, कितना लगा, कितनी एक्सेलरेशन लेके आया, यानी कि जब मैं फोर्सेस को इन्वॉल्व कर रहा हूं, तो इसका मतलब यहां पे मैं लिखूंगा पूरी पंचायत। पूरी पंचायत का मतलब है मैं पूरे पंचायत करूंगा कि वो क्यों गया, कौन सा फोर्स लेके जा रहा था, आगे जाके क्या हुआ, वो धीरे हुआ तो क्यों हुआ, फ्रिक्शन था तो कितना था, क्या वो सरफेस कैसा था, उन दोनों के बीच में म्यू की वैल्यू क्या, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना था, मैं प्रिडिक्ट करूंगा कि वो कितनी देर बाद रुक जाएगा। यानी कि जब आप अगला चैप्टर पढ़ोगे एनएलएम, तो वहां आप समझोगे कि पीछे कौन कौन से फोर्सेस लगते हैं, कैसे काम करते हैं। कई बार आपने देखा होगा बहुत अच्छी स्टैंडर्ड बुक्स में जो चैप्टर है एनएलएम, वो बेसिकली डायनामिक्स ऑफ अ पार्टिकल के नाम से भी दिया होता है। उसका मतलब ही है कि आप पढ़ वहां पे भी मोशन के बारे में रहे हो, पढ़ यहां पे भी रहे हो, पर यहां पे आपको कोर्स से कोई लेना देना नहीं है। और जब आप डायनामिक्स पढ़ोगे तो आप पूरी पंचायत करोगे, मतलब मैं फोर्स की बात करूंगा। ठीक है, काइनेमेटिक्स और डायनामिक्स से अपना कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं, अब हम देखते हैं मोशन इन 1D। मोशन इन 1D का मतलब क्या है,
पहले देखते हैं हम मोशन क्या है। देखो ध्यान से देखना, मान लो एक मच्छर यहां पे बैठा है, मेरी टिप ऑफ द फिंगर है, इसे ऑब्जर्व करो। मान लो ये ऐसे गए, में हम ऐसे चलते गए चलते गए चलते गए चलते गए यहां तक पहुंच गए। इस दौरान मान लो यहां पे ये मच्छर चलना शुरू करता है, t इज इक्वल टू 0, ये पहुंच गया t इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स। आप ये बताओ, अगर मैं पूछ लूं t इज इक्वल टू 5 पे, ये टिप ऑफ द फिंगर ऑब्जर्व करो आप, क्या ये टिप ऑफ द फिंगर t इज इक्वल टू 5 पे वॉज इट इन मोशन? यस और नो, अपना आंसर दें, बोलो बोलो। थी। कितने लोग कहते हैं कि ये फिंगर t इज इक्वल टू 5 पे मोशन में थी, और कितने कहते हैं कि नहीं थी? अब इसका आंसर डिस्क्लोज करते हैं। देखो, जो ये कहते हैं कि t इज इक्वल टू 5 पे ये टिप ऑफ द फिंगर मोशन में थी, वो गलत है, और जो कहते हैं कि मोशन में नहीं थी, वो भी गलत है, क्योंकि इस सवाल में कोई लॉजिक ही नहीं है। और आप बताओ लॉजिक होगा भी कैसे? ऐसा समझो, मान लो मैं बोलूं ये लड़का बहुत इंटेलिजेंट है, ठीक है, कोई लॉजिक है इस बात में? अगर मैं बोलूं ये लड़का बहुत इंटेलिजेंट है एज कंपेयर टू एक प्री नर्सरी क्लास का स्टूडेंट, अब बात में लॉजिक है, ठीक है। अगर मैं बोलूं एकदम नालायक है, डफर है, एकदम नालायक है, इंसान के रूप में गधे की शुद्ध आत्मा का निवास है इसके अंदर, ये नालायक है लेकिन आइंस्टाइन के मुकाबले, नाउ मेक सेंस। थोड़ी देर पहले वो इंटेलिजेंट था, अब वो नालायक हो गया। देखो, मैं उसे नालायक करूं, बड़ा खुश हो रहा है, सर धन्यवाद आपने मेरा आइंस्टाइन से कंपेयर कर दिया, मैं खुश हो गया। तो बेसिकली हर एक चीज कंपैरेटिवली है, तो ये जो मोशन है ये भी रिलेटिव ही है। मोशन इज अ रिलेटिव टर्म, यानी कि, और वैसे तो आप कुछ किताबों में आप देखोगे ऐसा लिखा हुआ, नथिंग इज एब्सोल्यूट इन यूनिवर्स। आपकी हाइट बहुत, ओ आपकी हाइट तो बहुत ज्यादा है, क्या जिराफ से भी ज्यादा है उसकी हाइट, है ना? कहने का मतलब ये कि एक स्टैंडर्ड हाइट आपने फिक्स करी है, उसके कंपैरेटिवली उसकी हाइट अच्छी है। तो कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, कोई अच्छा नहीं है, कोई बुरा नहीं है ना? सब कुछ एक दूसरे के रिस्पेक्ट में है, रिलेटिव बातें हैं ये। तो अब आप ऐसा समझिए, एक एग्जांपल और देता हूं। मान लो ये एक लाइन है तो है, ये बड़ी है कि छोटी है पता नहीं, एक और लाइन खींच दो, ये छोटी हो गई, ये लाइन खींच दो, ये बड़ी हो गई। बताओ, बड़े छोटे कोई कंसेप्ट नहीं है, तो सब कुछ तो क्या है, रिलेटिव है। ठीक है जी, इतनी बात समझ आ गई सर? आगे बताओ, एक आध एग्जांपल और चाहिए? चलो एक आध एग्जांपल और ले लो, क्योंकि काइनेमेटिक्स में मैं कोई बहुत ज्यादा रफ्तार नहीं रखने वाला हूं, आपको इत्मीनान से प्रेम भाव से सारे कंसेप्ट बताऊंगा, ठीक है, भले ही एक दो लेक्चर ज्यादा लग जाए। ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। ये कहानी है भाई एक ततैये की, ततैया समझता हूँ, येलो वाला डंक मार के चला जाता है, हाँ भाई ततैया। भाई एक बारी क्या हुआ, कम से कम 5-7 साल पुरानी बात है, वो एक बारी मेरी क्लास में आया जब मैं पढ़ा रहा था सर्कुलर मोशन। क्या पढ़ा रहा था? सर्कुलर मोशन। ठीक है, वो ततैया आता है, पूरा लेक्चर अटेंड करके चला जाता है, और उसने मुझे फीस भी नहीं दी। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, भलाओ बेचारा कुछ सीख के चला गया। उसका भाई पे ऐसा असर पड़ा, उड़ता भी है तो सर्कुलर मोशन में, यहां से यहां पे जाना, ऐसे सीधा नहीं जाएगा, ऐसे घूमेगा, फिर ऐसे घूमेगा, ऐसे ऐसे, ये वो आर्क बनाते हुए उड़ रहा है मतलब। तो वो उड़ने भी सर्कुलर मोशन में लगा। अभी सपोज करो घूमते फिरते यहां आ गया ऐसे, मेरे से 2 मीटर की दूरी पे, थोड़ी देर बाद वो चला गया ऐसे, यानी कि लाइक यहां पे है, यहां पे मैं हूं, यहां से 2 मीटर दूरी पे वो है, और वो ऐसे आर्क बना के उड़ गया। तो पहले वो 2 मीटर था, आज भी कितनी दूर है? 2 मीटर। अब बताओ, ये जो ततैया है ये मेरे रिस्पेक्ट में मोशन में है कि नहीं है? मैं यहां पे हूं, ततैया यहां पे, यहां से यहां पे आया, आपको ये बताना है मेरे रिस्पेक्ट में मोशन में है कि नहीं? बोलो। इसका करेक्ट आंसर है कि जी हां, यस, ये मोशन में है मेरे रिस्पेक्ट में। कैसे पता चला? देखो, पहले यहां था, मैं ऐसे देख रहा था, अब वो यहां चला गया, ओ मेरे को ऐसे देखना पड़ेगा, यानी कि मेरे हिसाब से उसकी पोजीशन चेंज हुई है। तो पोजीशन इज ऑल्सो अ रिलेटिव टर्म, है ना? अब बोलो वो बंदा वहां पे कितनी दूर है, अरे कहां से कितनी दूर है, पहले ये तो देखो कि कितनी दूर है, कहां से है। ये सारी बातें जब आप देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे सारी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है। तो हमने ये सारी बातें देख ली, ठीक है जी, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, अति उत्तम सर, समझ में आ गया कि एक रिलेटिव टर्म है। और बताइए आगे कि अगर रिलेटिव पोजीशन में समय के साथ चेंज आता है तो हम कहेंगे हाँ जी मोशन है। यानी कि अंग्रेजी में अगर मैं बोलूं, इफ देयर इज अ चेंज इन रिलेटिव मोशन अलोंग विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो हम कह सकते हैं कि मोशन है। ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ गई कि ये जो ततैया है ये मोशन में था आपके हिसाब से। अब और बातें बताओ, हमने जो बचपन से पढ़ा है, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, टाइम, स्पीड, मतलब स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, ये सारी चीजें, इनका क्या रिलेशन है आपस में, और इनका जो कंसेप्ट है वो बताओ कि ये कैसे एक दूसरे से अलग है। और ये जो पोजीशन भी है ये आप कैसे देख रहे हो, मतलब आपने कैसे कह दिया मोशन में, पहले भी 2 मीटर था, आज भी 2 मीटर है, वो तो मेरे से 2 मीटर पे ही था, तो फिर मोशन में कैसे हुआ? तो देखो, देखने वाली बात मैंने आपको बताया ना, आप ऐसे देखो, पहले यहां था मैं ऐसे देख रहा था, अब वो कहीं और है, मैं ऐसे देख रहा हूं,
यानी कि उसकी पोजीशन चेंज हुई, पहले इधर था, इधर, इसका मतलब वो हिला डुला, कहीं तो गया। इन दोनों की मतलब मेरी और इस ततैये की दूरी आज भी हमारी 2 मीटर ही है, लेकिन पोजीशन चेंज है। अगर जैसे मान लो आप यहां से घर से बाहर निकले अपने, आपको जाना है स्कूल, आपने ऑटो वाले होगा, भैया मेरे को स्कूल जाना है, ठीक है, तो स्कूल मान लो से आपको पता भी है, बोलो सर ये तो उसे स्कूल पता था, ठीक है मान लिया। अब स्कूल से घर नहीं आओगे वापस, स्कूल से बाहर निकले, बोलो भैया घर जाना है, ऑटो वाले ने पूछा होगा सबसे पहले आपसे, बताओ कहां जाना है, आपने कह दिया घर जाना है, अरे पागल वागल है क्या, कहां है तेरा घर, तो मेरा घर तो बस यहां से 2 किलोमीटर दूर है। तो ऐसा थोड़ी है, मान लो यहां से आप चले 2 किलोमीटर का मतलब ये पहुंचे, खत्म, सीधा था क्या आपका घर। हो सकता है आपका घर 2 किलोमीटर ऐसे जाके ऐसे हो, ये भी हो सकता है कि ऐसे हो, ये भी हो सकता है ऐसे हो, कहीं भी हो सकता है। दूसरा आप क्या बोल सकते हो, अरे मेरा घर तो यहां से लेफ्ट में ही है, तो लेफ्ट में चले और चलते चलते पहुंच गए दिल्ली, कोई मजाक थोड़ी चल रहा है। लेफ्ट में है, राइट में है, कहां कितनी दूर है, यानी कि यहां पे आप उसको पोजीशन बताओगे, भैया इतने मीटर लेफ्ट है, इतने मीटर राइट है। डिस्टेंस का एक अलग कंस्ट्रेंट है, डिस्प्लेसमेंट एक अलग है। भले ही आपका अगर स्कूल से दिख रहा हो, लेकिन रास्ता है 5 किलोमीटर का, वो डिपेंड करेगा रास्ता कैसे कैसे है। तो डिस्प्लेसमेंट चिड़िया के काम की बात है, चिड़िया को उड़ना उसी घर से उड़ के चली जाएगी, आपको जाना है आप डिस्टेंस से जाओगे रास्ते रास्ते। तो ये इनकी सिग्निफिकेंस है। अब हम बात करते हैं कि सारी क्वांटिटीज आपस में कैसे रिलेटेड है। आपको ये तो समझ आ गया कि अगर रिलेटिव पोजीशन में कोई चेंज है, जैसे कि भले ये यहां पे भी 2 मीटर था और यहां पे भी 2 मीटर है, लेकिन ये जो ततैया था मेरे रिस्पेक्ट में मोशन में था, ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अब हम बात करते हैं बेसिक स्पीड, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, है ना। स्पीड की बात करेंगे, वेलोसिटी की बात करेंगे, डिस्टेंस की बात करेंगे और डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, और एक्सेलरेशन, ये उसके बाद आप स्वयं बताएंगे मेरे को कि क्या है, स्केलर है या वेक्टर है। डिस्टेंस और स्पीड आपको बचपन से बताया गया होगा, स्केलर है, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी वेक्टर है, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अभी मैंने आपको पोजीशन का महत्व समझाया कि कौन कहां पे कैसे है, कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से हमने देखा, यानी कि उसके साथ एक डायरेक्शन एसोसिएटेड है। आप सीधा ये नहीं बोल सकते कि मेरा घर यहां से 2 किलोमीटर दूर है ना। तो बेसिक बेसिक सी बात हो गई। चलो अब देखो, मान लो आप यहां से चले, ऐसे गए, कितना चले, मान लो 3 मीटर चले, उसके बाद आप ऐसे गए 4 मीटर चले, तो आपका डिस्टेंस कितना हुआ, 7 मीटर। और इनको वेक्टोरियली ऐड करो, ये आप यहां पे आ गए, ये कितना हुआ, 5 मीटर। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट, यानी आप जहां से चले यहां पहुंचे, इन दोनों पॉइंट्स को डायरेक्ट जोड़ दो, वो आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा। वेक्टर कैसे आप निकाल लोगे, ट्रायंगल लो से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना आपको अगर नहीं आता होगा तो कोई परेशानी नहीं है, मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। ऐसे अगर आपने वेक्टर निकाल लिया, कैसे निकालोगे, मान लो आप पहले हो इस पॉइंट पे, अब आप पहुंच गए इस पॉइंट पे, या पहले यहां पे हो फिर यहां पे, या यहां से यहां पे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो आप यहां से यहां पे गए तो ये वेक्टर बन जाएगा। अब ये इन दोनों का पोजीशन वेक्टर बनाओ, ठीक है। आपको ये वाला वेक्टर निकालना, मान लो ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी, और इसका पोजीशन वेक्टर आप मान लो R1, इसका पोजीशन वेक्टर मान लो R2। तो आपको ए से बी तक पहुंचना है, तो ए बी जो है आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा, ये आप निकालोगे कैसे। देखो आप ए से बी पे गए, तो बेसिकली आपको निकालना है ए बी वेक्टर। क्या निकालना है आपको, ए बी वेक्टर। क्या निकालना है, ए बी वेक्टर, ये निकालना है। पता नहीं सर कैसे निकालो, मैं कंफ्यूज हो जाता हूं कि R1 माइनस R2 करूं कि R2 माइनस R1 करूं, इसमें रटने वाली कोई बात नहीं है। आप एरो देखो, ट्रायंगल लो के हिसाब से इक्वेशन बनाओ, बात खत्म। देखो R1 पहले ऐसे गए फिर ऐसे गए, या डायरेक्ट ऐसे चले जाओ, तो यहां से ट्रायंगल लो क्या कहता है, R1 प्लस ए बी वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर। तो ए बी वेक्टर आएगा भाई R2 माइनस R1, R2 माइनस R1। क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, एक ही बात है, आप ऐसा भी लिख सकते हो। ये हो गया अपना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब ये बात आपको समझ आई, यहां से यहां तक मैं गया ए से बी तक, आप किसी भी रास्ते से जाओ, ए से बी पे गए ना, तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा 5 मीटर होगी, डिस्टेंस कितना भी हो सकता है। मान लो आप यहां से घर से घूम के आ गए, ये जितनी दूर आप चले हर एक पॉइंट को ऐड करके जो आएगा वो होगा आपके लिए डिस्टेंस, और डिस्प्लेसमेंट को आपको पता है 5 ही होनी है ना। अब हम बात करते हैं वेलोसिटी की और स्पीड, इसकी वेलोसिटी की और स्पीड की। हाँ सर ठीक है, वेलोसिटी और स्पीड की बात करो। देखो आप 5 मीटर गए, डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, 5 मीटर गए, मान लो पहले आपकी रफ्तार तेज थी, अब कम है।
जैसे भी गए हो जान दो, मुझे कोई मतलब नहीं है। आप 5 मीटर गए, 5 सेकंड में गए, डिस्प्लेसमेंट हो रही है 5 सेकंड में पहुंचे, तो मैं ये कहूंगा कि भाई आपकी एवरेज वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड रही होगी। भले ही एक बार हुआ हो आपने एक की बजाय 2 की रफ्तार रखी हो, कभी 0.5 की रखी हो, कभी 0.25 की रखी हो, कभी 3 की भी रखी हो, जितनी भी रखी हो, पर अगर वेलोसिटी में आपको क्या चाहिए, एवरेज वेलोसिटी, क्या चाहिए, एवरेज वेलोसिटी, तो सॉरी वेलोसिटी इज इक्वल टू लिखना ठीक नहीं है। अगर मान लो आपको चाहिए एवरेज वेलोसिटी, क्या चाहिए, एवरेज वेलोसिटी, तो ये आएगी भाई टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। ऐसे ही अगर आपको निकालना हो क्या, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड कैसे निकालोगे, निकाल लेंगे सर, एवरेज स्पीड का क्या है, टोटल कितना चले, टोटल, इस बार लिखोगे डिस्टेंस बाय टाइम टेकन लिख लो या टोटल टाइम लिख लो, बात एक ही है, ठीक है। तो ठीक है जी सर, इतना चलेंगे हम, चल पड़े, कोई बात नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। एवरेज स्पीड हमने निकाल ली। मान लो आप 100 किलोमीटर चले, यहां से अपने मामा के घर 100 किलोमीटर है, मान लो आप 100 किलोमीटर पहुंचे 2 घंटे में, तो एवरेज स्पीड जो आई वो 50 की आई। कहने का मतलब ये है, शुरू में सहवाग ने ओपनिंग करी, पहले ओवर में 20 रन बना दिए, ठीक है, दूसरे में भी 20 बना दिए, तो 2 ओवर में 40 रन बना दिए। आप कह सकते हो कि एवरेज 20 की है, यानी कि रन रेट मतलब रन पर ओवर, तो एवरेज कितनी हुई, 20 की। अब उसके बाद सहवाग भैया आउट हो गए अनफॉर्चुनेटली, तो 5 ओवर में मान लो हमारा स्कोर सिर्फ 50 ही रह पाया, तो अब क्या होगा, आप बोलोगे यार रन रेट तो डाउन आ गई, 10 की आ गई। इसका मतलब है भले ही पहले 2 ओवर में 40 बन गए थे, तब रन रेट 20 की थी, अब 10 की आ गई, क्योंकि 5 ओवर में तो 50 रन ही बने हैं ना। तो ये फर्क है एवरेज और इंस्टेंटेनियस में। इंस्टेंटेनियस रन रेट, अगर मान लो कोई एक्स्ट्रा बॉल नहीं आती है, तो कितने की हो सकती है, 36 की हो सकती है मैक्सिमम। पूछो कैसे, हर बॉल पे 6 भी लग गया तो 6 बॉल पे 36, तो इंस्टेंटेनियस जो है मतलब हर बॉल पे कितनी है, वो क्या है, आपकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। अब एक बात और बताता हूं इंस्टेंटेनियस, जैसे मान लो आपको दिया हुआ है v इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ठीक है, तो यहां पे आप डिस्प्लेसमेंट निकालो, टाइम निकालो, काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। एक बात और है भाई, ये वीडियो जो आप काइनेमेटिक्स की देख रहे हो, इससे पहले डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की वीडियोस पे एक नजर अवश्य मार लें, और अगर संभव है तो 2D पे जाने से पहले एक बारी आप वेक्टर्स की भी तीनों वीडियो 1.5 घंटे में पूरा वेक्टर्स पढ़ा दिया है, वो भी देख लें एक बारी। तो जैसे v इज इक्वल टू टी स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी बार बार बदल रही है, हर एक इंस्टेंट पे बदल रही है, मतलब t इज इक्वल टू 1 पे कुछ हो रहा है, 2 पे कुछ हो रहा है, 2.1 पे कुछ हो रहा है, और 2.11 पे कुछ हो रहा है। तो ये जो वेलोसिटी हर इंस्टेंट पे बदल रही है, इसमें और एवरेज वेलोसिटी में कुछ डिफरेंस है, ठीक है। अब मान लो आपको एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो एवरेज वेलोसिटी मान लो आपको बोला है पहले 5 सेकंड की एवरेज वेलोसिटी निकालो, तो आप पहले ये पता लगाओगे कि 5 सेकंड में ये पार्टिकल कहां तक पहुंचा होगा, और वो आप विदाउट इंटीग्रेशन नहीं पता लगा सकते, है ना। तो बेसिक इंटीग्रेशन आप थोड़ी सी एक बार देख लें, बाकी मैं यहाँ पे साथ साथ आपको बताता रहूंगा कि कैसे कैसे क्या क्या कहानी है। तो बेसिकली वेलोसिटी का मतलब क्या है, जैसे मान लो आप 5 मीटर चले 1 सेकंड में, अगले सेकंड में फिर आप चले 5 मीटर, अगले सेकंड में फिर आप चले 5 मीटर, यानी कि आप किस हिसाब से चलते हो, 5 मीटर पर सेकंड, पर सेकंड मतलब हर सेकंड 5-5 मीटर आप चलते जा रहे हो, वो है आपकी वेलोसिटी, ठीक है। हर सेकंड 5 मीटर चल रहे हो, वो वेलोसिटी है, वो आपकी रफ्तार है, वही आपकी स्पीड है इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। अगर घूम के वापस आ जाए, मान लो 80 की स्पीड से इधर उधर कहीं भी घूमते फिरते वापस आ गए, स्पीड 80 की रही, हो सकता है जाके आप वापस आ गए हो तो वेलोसिटी 0 हो जाएगी। बट अगर कोई पार्टिकल सेम स्ट्रेट लाइन में चलता हुआ जा रहा है, तो उस केस में आप कह सकते हो कि अब स्पीड और वेलोसिटी बराबर है, इंस्टेंटेनियस भी एवरेज भी, है ना। ये सारी बातें, मैं उम्मीद करता हूं ये सारी बातें आपको समझ आई होंगी, और ये जो इतनी बातें थी कंसेप्चुअल हैं, आप इसको कम से कम 2 बार सुने, ये मेरा पर्सनल सजेशन है, ठीक है। तो जब आपको ये सारी बातें समझ आती है, एवरेज स्पीड आपने कैसे निकाली, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, एवरेज वेलोसिटी कैसे निकाली, एवरेज वेलोसिटी बताओ कैसे निकाली, टोटल डिस्प्लेसमेंट इतनी इतनी जितनी भी है डिवाइडेड बाय टाइम। आपने वेक्टर्स की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की होगी तो आप ये समझ पा रहे हो, और अगर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आपने देखा है तो वहां पे ही मैंने यही एग्जांपल्स लिए थे। अब दोबारा आते हैं एक बारी, अगर समय के साथ रिलेटिव पोजीशन में कुछ चेंज आता है तो हम कहेंगे हाँ जी मोशन है, हो गया, मोशन हो रहा है। जिस रेट से रिलेटिव पोजीशन चेंज हो रही है वो वेलोसिटी है, और जिस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही है वो एक्सेलरेशन है। आई रिपीट, जिस रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही है वो क्या है, एक्सेलरेशन। अब हम इसको कैलकुलस फॉर्म में ऐसे लिखते हैं,
पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। ठीक है सर, हो गया। ये क्या है भाई? डिफरेंशिएशन। यहां से यहां तक आओ, ये भी क्या है? डिफरेंशिएशन। यहां से यहां तक आओ, इंटीग्रेशन। यहां से यहां तक आओ, इंटीग्रेशन। यहां से यहां तक डायरेक्ट आना है, 2 बार इंटीग्रेट करो। यहां से यहां तक डायरेक्ट जाना है, डबल डिफरेंशिएशन, 2 बार डिफरेंशिएट करो। यानी मान लो पोजीशन समय के साथ कैसे बदल रही है वो आपको दिया हुआ है। कैसे बदल रही है? मान लो x इज इक्वल टू 3t², ये आपको दिया हुआ है, पोजीशन ऐसे बदल रही है। पहले पार्टिकल मान लो, देखो अभी t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहां पे है? t इज इक्वल टू 0 पे पार्टिकल कहां पे है? x इज इक्वल टू 0 पे। t इज इक्वल टू 1 पे पार्टिकल कहां पे है? 1 डाल दो यहां पे, 1 का स्क्वायर 1 इंटू 3, ये हो गया। 2 डाल दो, 12, सॉरी, जब टाइम 2 है तो ये हो गया 12। यानी कि पहले 1 सेकंड में ये 3 मीटर चला एवरेज, दूसरे सेकंड में 1 से 2 तक ये कितना चला? 9 मीटर। कितना चला? 9 मीटर। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। यानी कि यहां पे इसकी एवरेज स्पीड कितनी रही होगी? 3 मीटर पर सेकंड। 3 मीटर पर सेकंड का मतलब 3 मीटर 1 सेकंड में, पर सेकंड, हर सेकंड। और एक ही तो सेकंड है भाई, 0 से 1 में मतलब 1 सेकंड था। ऐसे जब आप 1 सेकंड से 2 सेकंड, 1 सेकंड खत्म, यहां से यहां तक है, दूसरे सेकंड में आप यहां पहुंच गए, तो दूसरे सेकंड में आप कितना चले? 3 से 12, यानी कि 9 मीटर पर सेकंड। सॉरी, स्क्वायर नहीं आएगा, 9 मीटर पर सेकंड। यानी कि एक बात साफ है, ये कांस्टेंट स्पीड से नहीं जा रहा था, ये एक्सेलरेट हो रहा था। और ये एक्सेलरेशन हम पता लगाएंगे कितनी, आप चिंता मत करो, बिल्कुल पता लगाएंगे कितनी है। ठीक है, तो ये बातें हमने पता करी। अब हम क्या करते हैं? इसकी वेलोसिटी का पता लगाते हैं। आपको पता है पोजीशन दे रखी है, वेलोसिटी पता लगानी है, डिफरेंशिएट करो। हमने पता लगाया इसकी वेलोसिटी का, हमने अभी पता लगा लिया इसकी वेलोसिटी का, और इसकी वेलोसिटी आई कितनी? डिफरेंशिएट करो, 2 आगे 6 थी। अच्छा, ये तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट नहीं है तो इसका क्या मतलब है? इसकी कुछ एक्सेलरेशन भी है, और एक्सेलरेशन कितनी है? 6। ठीक है, अब इसमें एक देखो बहुत सुंदर चीज मैं आपको बताता हूं। आपको सर जादू बता दिया आपने। पहले सेकंड में चला 3, दूसरे में चला 9, यानी कि रेशियो आया 1, 3। अगले सेकंड में 5 इंटू 3, 15 चलेगा। चेक कर लो, 3 सेकंड पे कितना चलेगा? 3 इंटू 3 9, 9 3 27, 27 माइनस 12 15, तो कितना चला? 15। सॉरी, ये एक यूनिट्स में गड़बड़ हो गई है। ये 3 मीटर है, मीटर पर सेकंड नहीं है भाई। ये चला 3 मीटर, ये चला 9 मीटर, और ये चला कितना? 15 मीटर। 3 से डिवाइड कर दो, 135। और ये रेशियो आप आगे कहीं तक भी चेक कर लो, इतना ही रहेगा। एक और बात, जब भी कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगी, चाहे 5 हो, 6 हो, 50 हो, ये रेशियो हमेशा 135 ही रहेगा। ये मैं आपको फ्री फॉल के अंतर्गत बताऊंगा, और काइनेमैटिक्स में शॉर्ट्स के नाम पे मैंने एक ट्रिक भी डाली हुई है, वो आप देख सकते हैं। और वो ट्रिक मैं आपको फुल लेक्चर में अच्छे से आराम से प्रूफ करके और आंखों के आगे दिखा के विजुअलाइज करवा के आगे चलूंगा। ठीक है, तो यहां पे हमने देखा, यहां पे हमने क्या देखा? हमने देखा कि ये जो है v इज इक्वल टू 60 है, एक्सेलरेशन 6 है, चलने का रेशियो ऐसा ऐसा आ रहा है 1357। अगर मान लो ये 3t की पावर 4 होता तो और उल्टी सीधी वैल्यू आती, जितनी कि आप कैलकुलेट नहीं कर पाते अभी। मतलब ऐसे तो कर लेते, एवरेज निकाल लेते, हर एक इंस्टेंट पे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन भी निकाल लेते हैं। तो इसका क्या है? वेलोसिटी हर इंस्टेंट पे अलग अलग है, लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन तक के केसेस के लिए हमारे पास कुछ इक्वेशंस ऑफ मोशन हैं जो हमने बचपन में सीखी थी। वास्तविकता में इक्वेशंस ऑफ मोशन 3 नहीं होती हैं, 2 ही होती हैं। कौन सी? एक तो ये वेलोसिटी इज इक्वल टू dx बाय dt, एक तो ये इक्वेशन है, और दूसरी इक्वेशन है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv बाय dt। अब इन्हीं दो मूल इक्वेशंस को, इन दो इक्वेशंस को यूज करके हम क्या करते हैं? वो 3 जो इक्वेशंस निकालते हैं, बेसिकली वो ओरिजिनल इक्वेशंस नहीं है, ओरिजिनल तो यही 2 इक्वेशंस है। अगर आपसे कोई पूछे मतलब कोई पढ़ा लिखा बड़ा आदमी पूछे, कोई इंजीनियर साइंटिस्ट कोई पूछे, इंजीनियर फर्जी वाला नहीं, असली वाला इंजीनियर, कि इक्वेशंस ऑफ मोशन कितनी है, तो आप उसे इज्जत से बताओ कि सर 2 इक्वेशन होती हैं, एक ये वेलोसिटी dx बाई dt, दूसरा ये एक्सेलरेशन dv बाई dt। कोई रास्ते चलता आदमी पूछा, आप उसे 3 ही बताना, नहीं वो आपको बेवकूफ समझ लेगा।
अब जो तीन इक्वेशंस आप पढ़ते हो, जो बचपन से पढ़ रहे हो, वो बेसिकली इक्वेशंस हैं, लेकिन वो प्रॉपर इक्वेशंस नहीं है। उसकी एक कंडीशन है कि उसमें एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट होनी चाहिए, नहीं होगी तो कहां बात बिगड़ेगी ये मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पर उससे पहले मान लो कुछ ऐसे केसेस हैं जहां पे आपको एक्सेलरेशन वगैरह कैलकुलेशन में जरूरत नहीं है। मान लो कुछ बहुत बेसिक बेसिक से सवाल हैं कि आधी दूर आप ऐसे चले, आधी दूर आप इतने की रफ्तार से चले, बताओ एवरेज स्पीड क्या आएगी। ये नीट वगैरह में ऐसे एग्जाम्स में पूछे जाते रहते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं, एक दो सवाल वैसे करते हैं बेसिक, उसके बाद हम इक्वेशंस ऑफ मोशन पे चलेंगे, उसके बाद हम उसके सवाल करेंगे अच्छे अच्छे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये है आपके पास। मान लो आप यहां से शुरू हुए पॉइंट ए से, यहां पे पहुंचे पॉइंट बी पे। आधी दूर आपकी रफ्तार थी 40 मीटर पर सेकंड और आधी दूर आपकी रफ्तार थी 50 मीटर पर सेकंड। आपसे पूछा गया बताओ एवरेज स्पीड कितनी होगी। आंसर दो, 3 तक गिनूंगा मैं, 1 2 3। आपका आंसर है 45, है ना, जो कि गलत है। आपको क्या लगता है अगर इसका आंसर 45 होता तो मैं पूछता या मैं माहौल बनाता? नहीं ना, सिंपल सी बात है, उतना फर्जी सवाल थोड़ी पूछूंगा मैं आपसे। अब देखो, आप एक बार ऐसा मान लो, पहली बात तो यह है कि ये जो सवाल है ये नीट में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की संभावना है, और एक दो नहीं कई बार पूछा जा चुका है। मीन्स में भी पहले पूछा गया था काफी पहले। और ऐसे सवालों में आपको जो बात ध्यान रखनी है मैं आपको अभी बता देता हूं एक ही सवाल के जरिए, कि यह सवाल 3 तरीके से पूछा जाता है। कैसे? एक तो ये कि आधी दूर इतने की रफ्तार से चला, आधी दूर इतने की रफ्तार, वैल्यू दी हुई है आपको, वैल्यू कितनी है जो नीट में पूछी गई थी वो थी वैल्यू, ये तो 40 मीटर पर सेकेंड ही थी और दूसरी वाली थी 60 मीटर पर सेकेंड। मैंने 40 और 50 दिया आपको बस ऐसे ही सॉल्व करने के लिए। जो नीट में सवाल पूछा गया था उसमें 40 मीटर पर सेकेंड से आधी दूरी और 60 मीटर पर सेकेंड से बाकी की बची हुई आधी दूरी, एवरेज स्पीड पूछे थी। दूसरा आपसे ऐसे पूछा जाता है, आधी दूर आप चले हो V1 से, आधी दूर आप चले हो V2 से, ठीक है। इसका आंसर हम डायरेक्ट यहां लिख देंगे। तीसरा तरीका आपसे क्या पूछा जाता है कि आपको बोला जाएगा इफ अ पार्टिकल कवर्स हाफ डिस्टेंस विद अ कांस्टेंट स्पीड एंड रिमेनिंग हाफ विद अनदर कांस्टेंट स्पीड, देन द एवरेज स्पीड विल बी, V एवरेज विल बी, ऑप्शंस हैं देयर। पहला आएगा अर्थमेटिक मीन, दूसरा है ज्योमेट्रिक मीन, तीसरा है हार्मोनिक मीन और चौथा है नन ऑफ दिस। क्या है? नन ऑफ दिस। इनमें से एक छांटना होगा। तो ये जो सवाल है, ऐसे सवाल बेसिकली 3 तरीके से पूछे जा सकते हैं। एक तो ये कि आधी दूर एक रफ्तार से चले फिक्स कांस्टेंट स्पीड से, बाकी की आधी दूर अनदर कांस्टेंट फिक्स स्पीड से चले हो आप, ठीक है। दूसरा, आधी दूर V1 आधी दूर V2, बताओ एवरेज क्या आएगी। और ऐसा वाला है तो बताओ जो एवरेज स्पीड है उसका अर्थमेटिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन है, हार्मोनिक मीन है, या इनमें से कुछ भी नहीं है। एनओटी का मतलब आप नन ऑफ दिस समझे। या फिर आपको वैल्यू दे दी आधी दूर 40 आधी दूर 60, बताओ एवरेज क्या है, या आपने निशान लगा दिया 50 जो कि गलत हो गया। अब इसको समझते हैं करना कैसे है। आप अभी के लिए ऐसा मानो, यहाँ पे V1 मान लो, ये V2 मान लो, ये दूरी S मान लो, ये भी दूरी S मान लो, ये वाला टाइम आप T1 मान लो, ये वाला टाइम आप T2 मान लो। आपको निकालनी है V एवरेज, जो कि आपको पता है कितनी होगी। टोटल डिस्प्लेसमेंट जो कि कितनी है S प्लस S यानी कि 2S डिवाइडेड बाय टोटल टाइम जो कि है T1 प्लस T2, ये हो गया 2S। अब ये बताओ कि T1 क्या होगा भाई, ये वाला टाइम आप कैसे निकालोगे भाई। मान लो 50 मीटर आप चले थे, 10 की स्पीड से चले थे, 50 मीटर चले और 10 की स्पीड से चले तो आपको 5 सेकंड लगेंगे, है ना। तो यानी कि आपने क्या किया, S बाय T1 सॉरी S बाय V1 प्लस S बाय V2। अब S कॉमन लेके काट दो, V1 V2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ गया 2V1 V2 बाय V1 प्लस V2। ठीक है जी सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, अति उत्तम। तो यहां पे अगर हमसे कुछ पूछा जाता तो हम लिख देते 2V1 V2 बाय V1 प्लस V2, यही हमारा करेक्ट आंसर होता। और इसमें ऑप्शन भी फिक्स रहते हैं, मैं बताया दूं आपको 4 ऑप्शन क्या क्या दिए जाते हैं। 2V1 V2 बाय V1 प्लस V2, एक तो ये करेक्ट वाला हो गया, दूसरा इसका रेसिप्रोकल, और तीसरा ये 2 हटा दो जो बच गया वो, और उसका रेसिप्रोकल। ये 4 ऑप्शन है। ऑप्शन भी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, डायरेक्ट ऐसे ही दे देते हैं। तो अब इससे अगर ये वैल्यू कैलकुलेट करी जाए तो कितनी आएगी, कैलकुलेट करके देखते हैं। 40 इंटू 60 बाई 40 प्लस 60 100, यानी कि ये आई 24 इंटू, ये 2 रह गया ना, यहां लिख देते हैं। तो 2V1 V2
बाय v1 प्लस v2, वैल्यू आ गई 48 मीटर पर सेकेंड। बेसिक सा सवाल है। अब अगर मान लो वैल्यू भी अनशंट है, आप 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2 सॉल्व नहीं करना चाहते, लेकिन ऑप्शंस आपके फेवर में है, तो आप क्या कर सकते हो? अच्छा, ये जो 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2 है, यही क्या होता है? ये आपका हार्मोनिक मीन होता है। क्या होता है? हार्मोनिक मीन होता है। अब एक चीज और समझते हैं, आपको ये तो पता चला कि ये है आपका हार्मोनिक मीन। क्या है? हार्मोनिक मीन। अब अगर मान लो आपसे ऐसा बोला जाए कि यही क्वेश्चन है 40 और 60 वाला, ऑप्शंस दिए गए हैं 48, 50, 51, 52। आप पता क्या कर सकते हो? आप बिना सोल्व किए 48 पे निशान लगा सकते हो। पूछो कैसे? एक मैथमेटिक्स में आप प्रॉपर्टी देखते हो, एएम और एचएम का रिलेशन है कि जो अर्थमेटिक मीन है वो हार्मोनिक मीन से बड़ा होता है। यानी कि 40 और 60 की मिड वैल्यू क्या होगी? अर्थमेटिक मीन। मैं आपको बता देता हूं अर्थमेटिक मीन का मतलब क्या है। a प्लस बी बाई टू, ये होता है अर्थमेटिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन होता है रूट ए बी, और हार्मोनिक मीन तो ये निकाला ही हमने, ये होता है हार्मोनिक मीन। तो हार्मोनिक मीन अर्थमेटिक मीन से छोटा होता है, यानी कि 40 और 60। इनकी मिड वैल्यू क्या है? इनकी मिड वैल्यू है 50। तो 50 काट दो और उससे बड़े जितने ऑप्शन है वो काट दो, आंसर आ गया 48। अब आप बोलो सर मान लो ऑप्शन ऐसे दिए हुए हैं 48, 49, 50, 51। आप देखो अब 2v1 v2 आ रहा है, मतलब 6 इंटू 4 24, 48, वहीं से आइडिया लग गया। बाकी जीरो कट जाएंगे। 49 का मतलब है 7 इंटू 7, 7 या वैल्यूज में ही नहीं दिख रहा। अगर ऐसे भी ऑप्शन आए, ये बराबर है वैसे ही रिजेक्ट, अर्थमेटिक मीन से भी बड़ा है ये तो छोटा ऑप्शन एक ही बचा जो कि आपका आंसर है। ठीक है, तो आप इस तरीके से कर सकते हो। आगे चलते हैं। अब आपने जो इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी हैं वो क्या है और वो कहां से आती हैं, उनको एक बारी थोड़ा सा डिराइव करते हैं। सवाल उस पर हम बाद में लगाएंगे। जैसे हमने देखा कि एक्सेलरेशन जो है वो dv बाई dt है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, a dt इज इक्वल टू dv, इंटीग्रेट कर दिया दोनों साइड को। अब ध्यान से देखना, ये है u, ये है v। टाइम मान लो 0 से लेके चले हम t तक, तो a को बाहर किया मैंने और dt का इंटीग्रेशन लिखा t, लिमिट्स 0 से t, और dv का इंटीग्रेशन b। ये कहां से कहां तक चले हम, u से लेके v। अब इसमें आपको एक बात ध्यान से देखनी है कि a को मैंने बाहर किया। a को मैं बाहर तभी कर सकता हूं जब ये कांस्टेंट हो, और अगर a कांस्टेंट है तो इसका मतलब है कि जो इक्वेशंस आप डिराइव करते हो ना, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, वो आप सिर्फ और सिर्फ तभी अप्लाई कर सकते हो जब एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट। तो a बाहर, at इज इक्वल टू v माइनस यू। तो आपने लिख दिया कि सर ये आ गया v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। बचपन से पढ़ा था, कोई नई बात नहीं है। ठीक है भाई, बिल्कुल पढ़ा था आपने, आप इंटेलिजेंट बच्चों, सब कुछ पढ़ा आपने। दूसरी इक्वेशन की बात करो, कर लो दूसरी इक्वेशन की बात। एक तो एक ही हो गई, एक v आपने देखा था dx बाई dt, तो dx इसका इंटीग्रेशन इज इक्वल टू v dt, इसका इंटीग्रेशन 0 से लेके t, 0 से लेके। अब इसमें आपको ध्यान देना है कि मैं x इज इक्वल टू 0 से शुरू कर रहा हूं, कहीं और से शुरू करोगे तो ऐड करना पड़ेगा ऑलरेडी। ठीक है, तो dx का इंटीग्रेशन आपने लिख दिया, x आ गया सर, या s भी लिख सकते हो, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर पढ़ा आपने, ये मत बोलना ही सर आपने x लिख दिया, कोई परेशानी नहीं उसमें। इज इक्वल टू v को हमने लिखा u प्लस एटी dt, और इसका इंटीग्रेशन डाल दो 0 से लेके t। तो x इज इक्वल टू u का इंटीग्रेशन ut, a t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2, तो ये आ गया ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ये दो इक्वेशन आपने डिराइव कर ली। अब बोलो सर तीसरी वाली बताओ, हमें वो तीसरी वाली भी चाहिए, वो निकाल के दिखाओ इन दोनों से। वो कैसे निकालोगे? देखो बेसिकली वो आएगी इन्हीं दोनों से, पर वो इसकी डिराइव्ड फॉर्म है। कैसे? देखो, एक्सेलरेशन होती है वेलोसिटी इनटू वेलोसिटी ग्रेडियंट। देखो आप वेलोसिटी को लिखो ds बाई dt, ds से ds कट गया तो dv बाई dt क्या हो गया, एक्सेलरेशन। यही आपने पढ़ा था, पर वास्तविकता में ऐसे कटते नहीं है। अब आप समझो, पहले आज ही समझ लेना क्योंकि ये टर्म आगे थ्रू आउट बहुत यूज होगी, कि ग्रेडियंट का क्या मतलब है। ग्रेडियंट का मतलब है हाउ दैट पर्टिकुलर क्वांटिटी इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। मान लो इस पेन का ग्रेडियंट निकालना है, तो d बाई ds ऑफ पेन, है ना, मतलब क्या, d बाई ds ऑफ पेन। अब ये d बाई ds लिखो, d बाई dx लिखो, d बाई dr लिखो, डजेंट मैटर। बेसिकली पॉइंट ये है कि पोजीशन के साथ कोई भी पर्टिकुलर क्वांटिटी कैसे चेंज हो रही है, वो उसका कहलाता है ग्रेडियंट। तो ये हो गया वेलोसिटी इनटू वेलोसिटी ग्रेडियंट। मैं उम्मीद करता हूं आपको इतनी बात याद रहेगी। अब आप देखो आगे, तो एक्सेलरेशन लिखा v dv, तो
ए डी एस इज इक्वल टू वी डी वी, ये लो। तो ए को कांस्टेंट माना तभी बाहर कर सकता हूं, 0 से लेके एस ले लो और ये यू से लेके वी ले लो। अब आप क्या लिखोगे, लिख लेंगे सर हम, ए की वैल्यू कितनी आएगी, ए यहां पे लिखा हमने, ठीक है जी, लिख दिया। ds का इंटीग्रेशन s अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, v का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाय 2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, u से लेके v। तो ये लिखोगे आप, 2 इधर ले आओ, 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। बेसिक कैलकुलेशन है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। मैं उम्मीद करता हूं आपको इतनी बातें समझ आ गई होंगी। अब आप लोग बोल रहे सर लेक्चर बहुत लंबा हो गया, आज आधे घंटे से ऊपर हो गया। कोई बात नहीं यार, 5-10 मिनट ज्यादा पढ़ लोगे तो कुछ चला थोड़ी जाएगा, ठीक है। चलो आगे एक सवाल दे देता हूं मैं आपको होमवर्क के लिए। मान लो आपको दिया हुआ है वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट 4 प्लस 6x। ये सवाल है, आपको निकालना है फाइंड एक्सेलरेशन एंड ए एंड यू। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है वो आपको निकालनी है, और एक्सेलरेशन कितनी है ये आपको निकालनी है, ये आपको निकाल के रखनी है। मैं हिंट भी नहीं दूंगा, अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। कल मिलते हैं।